जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने हम जो है ना वो देखा कि कोड्स की टाइप्स, दो किस्म के हमारे पास कोड हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद हमने जो है वो इसका डिफरेंस देखा कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में मेन डिफरेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में डिस्कशन की और हमने देखा था कि तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया कि कंपाइलर जो है वो फास्ट मेथड है, इंटरप्रेटर जो है वो एक स्लो मेथड है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। असेंबलर जो है ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो है वो मेन पॉइंट्स, मेन डिफरेंस क्या हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन जिस चीज़ पे करनी है वो ये है टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। इस चीज़ को हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस दो किस्म की टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं लैंग्वेजेस की, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम इंग्लिश में हम लिखते हैं, यानी ये यूज़र के क्लोज है और कंप्यूटर से फॉर अवे है। यानी जिन लैंग्वेजेस को यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान है उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है ना। और इसलिए आसान है क्योंकि हम इसमें इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो बहुत सारी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी, पास्कल, कोबोल, बेसिक, विजुअल बेसिक, ये सारी जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस को फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है जिनको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आमतौर पे कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। और इन हाई लेवल लैंग्वेजेस की मज़ीद आगे से 3 टाइप्स हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। एक प्रोसीजरल, दूसरी नॉन प्रोसीजरल और तीसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब क्या फ़र्क क्या है इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। प्रोसीजरल, जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, प्रोसीजरल लफ्ज़ प्रोसीजर से निकला है। यानी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें एक तो तफसील से हमें प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है, तफसील से हमें इंस्ट्रक्शंस हर चीज़ के बारे में लिखनी पड़ती है, और कंप्यूटर को डिटेल्ड फॉर्म में हमें बताना पड़ता है कि उस क्या करना है और कैसे करना है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक मिसाल करता हूँ कि अगर हम 2 नंबर्स को प्लस करने का प्रोग्राम देते हैं तो हमें वैल्यूज़ भी देनी है, उसको ये भी बताना है कि प्लस करना है, और ये भी बताना है कि कैसे करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है प्लस करने के लिए। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमें कंप्यूटर को तफसील से बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है। और दूसरा, उसमें जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो तफसील से, कंप्यूटर जो है वो उसी सीक्वेंस से, उसी तरतीब से उसको वर्कआउट करता है, जिस तफसील से, जिस सीक्वेंस से, जिस तरतीब से, जिस ऑर्डर से हम उसको लिखते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने 2 नंबर्स को प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमने एक ही प्रोग्राम में हमने उसको दी हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब अगर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है ना तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें तफसील से बतानी पड़ती है कि प्लस करना है तो कैसे करना है, माइनस करना है तो कैसे करना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है,
मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, उसका क्या फार्मूला है, डिवीजन करनी है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है, और जिस ऑर्डर से, जिस सीक्वेंस से हम इन इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे, उसी ऑर्डर से वो, उसी सीक्वेंस से वो वर्किंग करते हैं। मसलन अगर हम पहले प्लस करते हैं तो पहले प्लस ही होगा, अगर हम पहले डिवीजन करते हैं तो पहले डिवीजन होगी। तो इसलिए ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हमें तफसील से ये बताना पड़े कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, उन लैंग्वेजेस को हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं। और जितनी भी ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, सी है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, ये सारी जो है ना, ये यानी इनको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहते हैं, और ये सारी की सारी प्रोसीजरल है। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरी है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, यानी प्रोसीजरल के उल्ट, इसमें हमें तफसील से नहीं लिखना पड़ता। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आम प्रोग्रामिंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इनको हम डेटाबेस एप्लीकेशंस के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो DBMS जो सॉफ्टवेयर हैं, जो हमने पिछले सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें MS एक्सेस आ जाता है, ओरेकल आ जाता है, SQL सर्वर, MS SQL सर्वर आ जाता है, ये सारे DBMS हैं। और इन DBMS के अंदर, यानी इन डेटाबेस एप्लीकेशंस के साथ जो ख़ास किस्म की लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, उनको हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसमें भी थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, लेकिन इतनी तफसील से नहीं, क्योंकि उसमें क्यूरीज़ आपको पता है इस्तेमाल की जाती हैं, लिखी जाती हैं क्यूरीज़, और क्यूरीज़ के ज़रिए हम सिर्फ ये कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसने क्या करना है, कैसे करना है। ये हमारी हेडेक नहीं है, ये कंप्यूटर, वो सॉफ्टवेयर, वो खुद ही, ये वो जो लैंग्वेज जो उसके अंदर वर्किंग कर रही है, वो खुद ही इस चीज़ को मैनेज कर रही होती है। मसलन डेटाबेस के अंदर, DBMS के अंदर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स का डाटा है, और हमने ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्सेस करना है जिनके A ग्रेड है। तो आपको पता है कि हम सिर्फ वो SQL के अंदर, यानी उस लैंग्वेज के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर हम सिर्फ जस्ट ये उसको बताते हैं कि भाई हमें ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिनका A ग्रेड है। अब ये जिस एनवायरनमेंट में, वो भी एक लैंग्वेज है, यानी जिस एनवायरनमेंट में हम ये क्यूरी लिख रहे हैं वो एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। यानी इट मीन्स कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है, ये डेटाबेस एप्लीकेशंस के अंदर, DBMS के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और इसमें हमें तफसील से इंस्ट्रक्शंस लिखनी नहीं पड़ती, सिर्फ ये बताना पड़ता है कि उसने क्या करना है, नॉट हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, कैसे उसने सर्च करना है। ये यूज़र पे नहीं या डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये उस लैंग्वेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको, जो हमारी क्यूरी के मुताबिक, हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस पर वर्किंग करे। तो इसलिए प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में मेन डिफरेंस ये है कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस वो तमाम लैंग्वेजेस जिनमें हमें तफसील से बताना पड़े कि क्या करना है और कैसे करना है, और जिस तरतीब से, जिस सीक्वेंस से हम उन इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, वो उसी सीक्वेंस से, उसी ऑर्डर से वर्किंग करती हैं, उनको हम प्रोसीजरल या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL कहते हैं। और उनमें फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, ये सारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि डेटाबेस एप्लीकेशंस DBMS के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह MS एक्सेस है, ओरेकल है, MS SQL सर्वर है, ये DBMS है। और इन DBMS के अंदर जो ख़ास किस्म की, जो इन DBMS सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं जिसमें हम क्यूरीज़ लिखते हैं, उनको हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं। जिस तरह से आपको पता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हमने पढ़ा था। SQL जो है ना, वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम जो है ना वो क्यूरीज़ लिखते हैं।
हम अपनी क्यूरीज लिखते हैं कि क्या करना है, कौन सा डाटा सर्च करना है। तो SQL क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और इसमें हमें तफसील से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ टू डू, ओनली व्हाट टू डू। तो ये डिफरेंस है प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में। इसकी तीसरी जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है ये एडवांस टेक्निक है, यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जो लेटेस्ट आजकल इस्तेमाल हो रही है। इसको हम ये जो एडवांस लैंग्वेजेस में एक ख़ास किस्म की टेक्निक, ख़ास किस्म की एडवांस टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, और उस एडवांस टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और शॉर्टकट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्टकट कहा जाता है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए जो कि एडवांस है, तो उन लैंग्वेजेस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में मैं तफसील बताना चाहूँगा कि इन लैंग्वेजेस में, इस प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्राम्स जो हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? मसलन ऑब्जेक्ट जो है ना, मसलन किसी पर्सन से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी जगह से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। मसलन स्टूडेंट, मसलन ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसके बारे में हम कंप्यूटर के अंदर उसके जो प्रोग्राम के अंदर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं। उस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में, वो ख्वाह वो बंदा है, ख्वाह वो कोई चीज़ है, ख्वाह वो कोई जगह है, जिसके बारे में, यानी हर वो चीज़ जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें और उसको लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना के उसके अंदर स्टोर करना चाहें, तो उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम टीचर से रिलेटेड रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो टीचर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी पर्सन से रिलेटेड, तो पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। अगर किसी शहर के बारे में हम रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो लाहौर, मसलन, तो लाहौर एक ऑब्जेक्ट है। अगर टेबल के बारे में, किसी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं तो बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यानी हर वो चीज़, ख्वाह वो पर्सन हो, ख्वाह वो कोई चीज़ हो, ख्वाह वो कोई जगह हो, जिसके बारे में रिकॉर्ड हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं और जिसके बारे में हम प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का मजमूआ है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैं अब ये बताता हूँ आपको तफसील से कि डाटा और फंक्शंस के कलेक्शन का होने का क्या मतलब है। अभी आप ये ज़हन में बिठाएं कि एक तो मैंने आपको ये बताया कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑन द रिटन और रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती हैं, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है। दूसरे मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा और फंक्शंस का मजमूआ है, उसका कलेक्शन है, और इन डाटे और फंक्शंस को जब हम इकट्ठा एक दूसरे के साथ, ये आपस में रिलेटेड होते हैं डाटा और फंक्शंस जो हैं, वो उनको इकट्ठा जो है ना वो एक जगह पे ग्रुपिंग फॉर्म में जब हम रखेंगे
तो इस प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। मसलन मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मसलन मैंने आपको जिस तरह से बताया कि पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके बारे में हम रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं, उसको हम प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं और उसको हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। मसलन उस स्टूडेंट का जो नाम है वो उसकी खसूसियत है, उसकी एज जो है वो उस पर्सन की, उसकी हाइट, उसका वेट, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक पर्सन है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक में हम इसको क्या कहेंगे कि ये इस पर्सन का डाटा है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं कि वो खाता है, वो बात करता है, वो चलता है, यानी ये वॉक, टॉक, ईट, ये उसके फंक्शंस हैं। यानी जब हम एक बंदे से रिलेटेड रिकॉर्ड जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर रखना चाह रहे हैं तो उसके डाटे को भी हम कंसिडर करेंगे और उसके फंक्शंस यानी उसकी वर्किंग को जो वो कर रहा है जो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डाटे का भी और फंक्शंस का और वर्किंग का क्या है, मजमूआ है, उसका कलेक्शन है। तो जब हम और ये सारा यानी जो डाटा और फंक्शन जो हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, जब हम इन तमाम चीज़ों को एक प्रोग्राम के अंदर वो पूरा रिकॉर्ड रख के जब हम उसको मेंशन करेंगे तो इस टेक्निक को, इस प्रोग्रामिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। और ये ज़रा एडवांस्ड है, इसको लर्न करना यानी दूसरी लैंग्वेजेस और प्रीवियस लैंग्वेजेस के, क्योंकि ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की एडवांस टेक्निक है। तो नॉन प्रोसीजरल की निस्बत इसमें डाटा किसी का रिकॉर्ड रखना, उसको मॉडिफाई करना ज़रा आसान है। तो C++, जावा और C#, ये जो हैश सिंबल है, इसको हम नंबर साइन भी कह सकते हैं, ये जो साइन है ये शार्प यानी C#, ये C की एडवांस्ड फॉर्म है। तो ये सारी जो है ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहलाती हैं, क्योंकि ये इनमें तमाम में एडवांस्ड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है, जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, एडवांस टेक्निक इस्तेमाल होती है। दोबारा इसको आपने ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको नहीं लेना, क्योंकि हम लोग विजुअल प्रोग्रामिंग को स्टडी कर रहे हैं, विजुअल बेसिक इस लैंग्वेज को हम ले रहे हैं, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल जितनी मैंने एक स्लाइड के अंदर मेंशन किया है, इसको सिर्फ इस हद तक ही इसको भी आपने कंसिडर करना है, इसी को आपने समझना है। इसको ज़्यादा तफसील में या ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने 3 जो है ना वो टाइप्स हाई लेवल लैंग्वेज की हमने डिस्कस की हैं। तो 3 टाइप्स हैं, एक प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है जी। और चूंकि अभी हमने जो प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमने डिस्कस की हैं, तो इसके मेन डिफरेंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के दरमियान में फ़र्क क्या है। एक तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसको हम 3GL भी कहते हैं, प्रोसीजरल को, नॉन प्रोसीजरल को हम 4th जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें हमें तफसील से ये बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, लेकिन जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है उसमें हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। फिर जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसमें चूँकि यानी ये हम कंपेयर करें प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में, तो प्रोसीजर में चूँकि ये लर्न करना डिफ़िकल्ट इस सेंस में है, आप कहेंगे ये तो ये इंग्लिश में है जो डिफ़िकल्ट किस तरह लर्न करना, इसको चूँकि मैंने अभी बताया जिस तरह से हम कंपेयर करें प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजरल में, तो प्रोसीजरल में हमें चूँकि बड़ी तफसील से लिखना पड़ता है, डिटेल्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस को, तो लिहाजा उसको लर्न करना, उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, तो उसको समझना जो है ना उसको लर्न करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन उसकी निस्बत जो है नॉन प्रोसीजरल में जस्ट 1-1.5 लाइन या थोड़ी सी लिमिटेड स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, सिर्फ ओनली व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू, तो उसको लर्न करना जो है वो आसान है।
तो तीसरा पॉइंट है डिबग। अब जो डिफ़िकल्ट डिबग क्या है? बग्स एरर्स को कहते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो एरर्स जनरेट होते हैं, जो मिस्टेक्स, जो मैंने जिस तरह से आपको बताया सिंटैक्स एरर्स वगैरह जो हैं, जो एरर्स हमारी मिस्टेक की वजह से, हमारे रूल्स की वायलेशन की वजह से जनरेट होते हैं, उनको हम बग्स कहते हैं। और उनको मैंने आपको बताया कि जब तक उन एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे बाइनरी फॉर्म में, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो बग्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। तो चूंकि प्रोसीजर लैंग्वेजेस जो हैं उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, डिटेल्ड में नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको डिबग करना, उसमें से एरर्स चेक करने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में जो है ना, वो चूँकि स्टेटमेंट्स कम होती हैं तो उसको डिबग करना भी आसान है। चौथा पॉइंट है कि इसमें इंस्ट्रक्शन, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैंने जिस तरह से बताया, और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में तादाद कम होती है। प्रोसीजर लैंग्वेजेस जो हैं इनको आम तौर पे प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर्स हैं, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, इसमें यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, यानी जो है उसके लिए जो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसमें आपको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन डिज़ाइन करता है? प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स। तो लिहाजा प्रोसीजर लैंग्वेजेस जो हैं वो इसमें जो प्रोग्रामिंग करने वाले जो लोग हैं एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं। लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस जो हैं, चूँकि ये डेटाबेस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं, तो वो प्रोग्रामर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स हैं, जिस तरह नादरा में बहुत सारे लोग हैं, वो भी क्यूरीज लगा सकते हैं, क्यूरी लगाते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामर्स नहीं हैं। तो नॉन टेक्निकल यूज़र्स जो हैं, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में मतलब बेका नहीं पता, इतना डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो हैं, ये प्रोसीजर लैंग्वेज जो है ये फ़ाइल ओरिएंटेड है। फ़ाइल का मतलब है कि फ़ाइल पे मबनी होती हैं, मुश्तमिल होना, यानी वो जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो एक किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक फ़ाइल बन जाती है। लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज चूँकि डेटाबेस एप्लीकेशंस में होती हैं तो वो डेटाबेस ओरिएंटेड होती हैं, यानी डेटाबेस पे बेस कर रही होती हैं। तो प्रोसीजर लैंग्वेज में चूँकि मैंने जिस तरह से बताया कि प्रोसीजर लैंग्वेजेस में चूँकि प्रोग्रामिंग होती है, इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं, तो इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की एबिलिटी इन लैंग्वेजेस में ज़्यादा होती है। लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है, जैसे SQL है, उसमें प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी नहीं है। उसमें तो जस्ट क्यूरीज हम लिख सकते हैं, क्यूरी को अपडेट कर सकते हैं, क्यूरी को डिलीट कर सकते हैं, यानी क्यूरी पे ही थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना जी। तो ये मेन पॉइंट्स थे प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस की। पहले आप इसके बारे में मुझे आप बता दें कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे आप, किसी भी स्टूडेंट के जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी इसको फ़ौरन क्लियर करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो इसको डिस्कस करते हैं।